तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा पर आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण पैराग्राफ का वीडियो लेकर आ रही हूँ। फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो मैंने बनाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें पैरा 1 से लेके हमने 101 तक के पैराज को देखा था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराज हैं। हमने उनको व्याख्या सहित पढ़ा था और आपको मेरा वो वीडियो बेहद पसंद आया है, इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रही हूँ। आप लोगों को सभी को जानकारी है कि पुलिस रेगुलेशन में कुल 37 अध्याय और 554 पैराग्राफ हैं। इन 554 पैराग्राफ को मैंने कोशिश करूँगी कि 3 से 4 वीडियोस में मैं आपको कम्प्लीटली व्याख्या के साथ पढ़ा। अगर आप लोग मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसका सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दब, क्योंकि पैरा 101 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसका लिंक पार्ट 1 का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम देखेंगे पैरा 102 में बताया गया है कि असंज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज कराने के नियम क्या हैं। ठीक है, क्या है पैरा 102 में असंज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज कराने के क्या नियम हैं, ये बताया गया है पैरा 102 में। ठीक है, रिपोर्ट चेक बुक यानी कि पुलिस फॉर्म संख्या 347 में दर्ज होगी। ठीक है, 2 प्रतियों में दर्ज होगी। मूल प्रति रजिस्टर में रखी जाएगी, द्वितीय प्रति सूचनाकर्ता को दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि पैरा 102 क्या कहता है। पैरा 102 कहता है कि असंज्ञेय अपराध की सूचना किस तरह से दर्ज की जाएगी, इसके नियम जो है वो बताता है पैरा 102। तो पैरा 102 में क्या बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट चेक बुक फॉर्म संख्या 374 में दर्ज की जाएगी। ठीक है, असंज्ञेय अपराध की सूचना जो है वो 2 प्रतियों में दर्ज की जाएगी। मूल प्रति जो है वो रजिस्टर में ही रहेगी और द्वितीय प्रति जो है वो सूचनाकर्ता को दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अब पिछली वीडियो में मेरे देखा था कि बताया गया है कि जो असंज्ञेय अपराध की सूचना है वो 3 प्रतियों में दर्ज की जाएगी, जबकि संज्ञेय अपराध की सूचना हम केवल 2 प्रतियों में दर्ज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरा है हमारा पैरा 106। पैरा 106 में क्या कहा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1) का के अंतर्गत आने वाले मामलों के सिवाय अन्वेषण घटना स्थल पर ही सामान्यतः पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। पैरा संख्या 108। 108 क्या कहता है, अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 द्वारा स्वीकृत हैं। यानी कि अन्वेषण अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, वो सीआरपीसी की धारा 172 के अनुसार होंगे। मामलों को केस डायरी या अभियोग दैनिकी या पुलिस फॉर्म संख्या 342 में सूचना का समय और स्थान के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, मामले को केस डायरी में लिखा जाएगा और सूचना का समय भी लिखा जाएगा, उसके साथ साथ स्थान भी लिखा जाएगा। और प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल डायरी में करनी चाहिए। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर की नकल डायरी में करनी चाहिए। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे नियम दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। पैरा संख्या 115। 115 क्या कहता है, भयानक रूप से आहत व्यक्ति की जिनकी अस्पताल में पहुंचने से पूर्व मृत्यु संभव हो, अन्वेषण अधिकारी द्वारा 2 सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में मृत्युकालिक घोषणा लेखबद्ध किया जाना तथा पृष्ठ भाग पर साक्षियों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिया जाना चाहिए। पैरा संख्या 115 क्या कहता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि जो व्यक्ति भयानक रूप से आहत हैं, उन व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचने से पहले जिनकी मृत्यु होना संभाव्य है, उनका मृत्युकालिक घोषणा या मृत्युकालिक कथन जो है वो
मृत्युकालिक घोषणा जो है वो 2 सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में, जो भी अवेलेबल व्यक्ति होंगे उनमें जो सम्मानित व्यक्ति होंगे उनके सामने लेखबद्ध किया जाएगा और पृष्ठभाग पर साक्षियों के हस्ताक्षर किए जाएंगे या अंगूठे का निशान ले लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है पैरा संख्या 115। नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। पैरा संख्या 116। पैरा संख्या 116 क्या कहता है? संदिग्ध व्यक्ति या अभियुक्त की साक्षियों द्वारा शिनाख्त करने के लिए, पहचान के लिए परेड अन्वेषण अधिकारी द्वारा किया जाना। ठीक है, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी जो शिनाख्ती परेड है वो अन्वेषण अधिकारियों द्वारा किए जाना चाहिए। पहचान परेड जेल में मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंतर्गत किया जाना चाहिए और पुलिस द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में पहचान परेड कराना चाहिए। धारा 9 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक संपोषक साक्ष्य है। ठीक है, क्या कहता है ये? पैरा 116 कहता है कि संदिग्ध व्यक्तियों की या अभियुक्तों की साक्षियों द्वारा शिनाख्त परेड जो है वो अन्वेषण अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। पहचान परेड जो है वो जेल में मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंतर्गत की जानी चाहिए। पुलिस द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम की उपस्थिति में या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। ठीक है, शिनाख्त परेड जो है वो धारा 9 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। पैरा है 119। 119 में क्या किया गया है? मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम जो हैं, जो कि सीआरपीसी 164 के अंतर्गत दिए गए हैं, वो मजिस्ट्रेट द्वारा वो पैरा 119 के अंतर्गत कराए जाएंगे। ठीक है, सीआरपीसी 164 आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। अब नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति कब और किसके समक्ष की जाएगी? 120 कहता है कि संस्वीकृति कब और किसके समक्ष की जाएगी? संस्वीकृति केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या स्थानीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट लिखने के लिए प्राधिकृत है। कौन प्राधिकृत है? केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या स्थानीय सरकार ने अगर किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ये पावर दे रखी है तो वो लिखने के लिए प्राधिकृत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने का प्रावधान डकैती जैसे महत्वपूर्ण मामलों में और जब कभी संभव हो अन्य मामलों की संस्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जो विशेषतः स्थानीय रूप से संयुक्त मजिस्ट्रेट हो लेखबद्ध की जानी चाहिए। ठीक है, तो मुख्यतः पैरा 120 में जो है संस्वीकृति किसके द्वारा अभिलिखित की जाएगी इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। पैरा संख्या 121। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने पैरा 1 से 101 तक का वीडियो भी बना रखा है, जिसका लिंक मैं बता चुकी हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसके अलावा भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके और अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। और मेरी आपसे एक विशेष रूप से निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इसका सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हिम्मत हौसला बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं हिम्मत और हौसले के साथ आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकूं। और मुझे बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए जो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। चलिए पैरा 121 की बात कर लेते हैं। उसमें क्या है? अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में वापस या
रिमांड किए जाने का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक अथवा उपखंड के राजपत्रित पुलिस प्रभारी अधिकारी के माध्यम से धारा 167 के अंतर्गत अपेक्षित मजिस्ट्रेट को संबोधित करके निश्चित एवं संतोषजनक आधार होने पर ही प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाएगा। यानी कि जो पैरा 121 है वो रिमांड पर लेने के लिए पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी इसके बारे में बताता है। और क्या बताता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 प्रथम पेशी में प्रथम 15 दिन पुलिस अभिरक्षा का रिमांड एवं न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड दोनों 15 दिन के बाद केवल न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड ही दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस अभिरक्षा में यानी कि पुलिस रिमांड पर सबसे पहले जो है वो केवल 15 दिन के लिए ही अधिकतम दिया जा सकता है। उसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा। 15 दिन के बाद केवल न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड ही होगा और चार्जशीट के बाद केवल न्यायिक अभिरक्षा धारा 309 के अंतर्गत चार्जशीट संज्ञान के बाद केवल न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड ही दिया जा सकेगा। नेक्स्ट पैरा आता है हमारा इम्पॉर्टेंट पैरा जो है वो पैरा 122 है। 122 क्या कहता है, आरोप पत्र तथा अंतिम रिपोर्ट धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक की जानकारी के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। और आरोप पत्र चार्जशीट जो है कि फॉर्म संख्या 339 में तथा अंतिम रिपोर्ट पुलिस फॉर्म संख्या 340 में होता है। ठीक है। क्या इसमें मेनली क्या बताया गया है, पैरा 122 में बताया गया है जो आरोप पत्र होता है, जो चार्जशीट होती है वो या अब अंतिम फाइनल रिपोर्ट 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक की जानकारी के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। ये बात जो है बताई गई है पैरा 122 में। ठीक है। फिर ये आरोप पत्र के बारे में ले लिया, किस फॉर्म संख्या में होना चाहिए, फाइनल रिपोर्ट के बारे में ले लिया, किस फॉर्म संख्या में होनी चाहिए। ठीक है। आरोप पत्र सर्किल ऑफिसर व लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय को समर्पित किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यानी कि फाइनल रिपोर्ट अगर लगी है तो वो पुलिस अधीक्षक उसको प्रस्तुत करेगा और आरोप पत्र जो है वो लोक अभियोजक द्वारा सर्किल ऑफिसर द्वारा जो है वो प्रस्तुत की जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है पैरा 134 शव को पोस्टमार्टम या मरणोपरांत शव परीक्षण के लिए भेजना जो है वो है पैरा 134। ये इम्पॉर्टेंट पैरा है और ये ऐसे भी जनरली हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। पैरा 135 पैरा 132 बिना पहचान वाली लाशों की उंगलियों के निशान स्लिप फॉर्म लिया जाना तथा खोज के लिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजना। यानी कि जो लाशें जो हैं वो लावारिस हैं उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे जाएंगे। मृत्यु किस कारण से हुई इसकी संभावना, वहाँ उंगलियों की छाप खोज की पर्ची पर ली जानी चाहिए। लाश की उंगलियों के निशान सदैव एक ऐसे अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए जो उपनिरीक्षक की श्रेणी के नीचे का ना हो। सभी उंगलियों के निशान लिए जाने चाहिए तथा पर्यवेक्षण अधिकारी खोज पर्ची पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है। यानी कि जो लावारिस लाशें हैं उनकी उंगलियों के निशान लिए जाने चाहिए। उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का वो नहीं होना चाहिए, जिसकी उपस्थिति में लिए जाने चाहिए। ये इसकी मेन बात है पैरा 135 की। अब नेक्स्ट पैरा की तरफ आते हैं। पैरा 135 का बिना दावे या बिना पहचान वाली लाशों को पुलिस अधीक्षक मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज को सौंप देगा। कॉलेज का प्रभारी अधिकारी पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि लाश के शरीर की रचना विज्ञान द्वारा की गई परीक्षा और चीर फाड़ की गई परीक्षा करने के बाद उसके धर्म के अनुसार अंत्येष्टि कर दी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स जो डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोगों को आगे आने वाले समय में अपनी पढ़ाई के लिए प्रैक्टिकल के लिए मानव शरीर की आवश्यकता होती है। तो जो वहाँ पे लाशें जाती हैं जिन पर उनके प्रैक्टिकल
कराए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, या उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की जो स्ट्रक्चर वगैरह दिखाए जाते हैं, वो सब के सब जो हैं वो लावारिस लाशें होती हैं। और जो वहाँ का प्रभारी, जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रभारी अधिकारी होता है, वो पुलिस अधीक्षक को इस बात की प्रमाण पत्र देगा कि उसकी लाश का शरीर रचना विज्ञान द्वारा की गई परीक्षा और चीरफाड़ की गई परीक्षा करने के बाद, यानी कि उसका डिसेक्शन ऑपरेशन करने के बाद, उसका जिस धर्म का वो व्यक्ति होगा उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ये बात कहाँ कही गई है? पैरा 135 का में कही गई है। ये बात आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स आप बाद में भूल जाते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मेरे ढेर सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो लगातार मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, ये गुरु दक्षिणा देना जैसा है। इससे आपके पास से कुछ नहीं जाता है, सिर्फ हमें हिम्मत और हौसला मिलता है। इसलिए बिना गुरु दक्षिणा दिए आप लोग मेरे चैनल से नहीं जाएंगे। ओके, चलिए ओके फ्रेंड्स, मैं गुरु तो नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आप लोगों की फ्रेंड ही हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। पैरा 137। पैरा 137 क्या कहता है? सभी मृत शरीर जिनकी परीक्षा आवश्यक है ज़िले के प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा। यानी कि ऐसे मृत शरीर जिनकी परीक्षा करना आवश्यक है कि उनकी हत्या किस तरह से हुई है या पोस्टमार्टम के बाद उन्हें के ज़िले के प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा। ये बात कही गई है पैरा 137 में। नेक्स्ट पैरा है 138। क्या कहा गया 138 में? सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा ज़िले के मुख्यालय को परीक्षा हेतु भेजे गए शव के मामले में संबंधित ज़िले के पुलिस अधीक्षक पर यह निर्भर करेगा कि वे निश्चित करें कि क्या मरणोपरांत शव परीक्षा वास्तव में आवश्यक है। किस पर निर्भर करेगा? ज़िले के पुलिस अधीक्षक पर निर्भर करेगा कि वो तय करे क्या इसका मरणोपरांत शव परीक्षण करना वास्तव में ज़रूरी है। वास्तव में ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो ही करा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। पैरा 139। 139 क्या कहता है? पैरा 139 मृत शरीर को मरणोत्तर शव परीक्षा पोस्टमार्टम के लिए भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करता है। यानी कि पैरा 139 बताता है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट पैरा 140। पंचायतनामा भरकर शव का परीक्षण हेतु भेजने वाला पुलिस अधिकारी शव परीक्षा के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करेगा। यानी कि जो पुलिस अधिकारी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है वो उसके उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करेगा। पुलिस अधीक्षक को अनावश्यक रूप से भेजने पर रोक लगा सकता है। यानी कि जो परीक्षण हेतु भेजने वाला पुलिस अधिकारी है वो चाहे तो वो पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर अनावश्यक लगता है अगर उसे, तो वो रोक लगा सकता है कि हाँ ये नेचुरल डेथ लग रही है, इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है, इसकी शव परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पैरा पे आ गए हम। पैरा 141। लोक अभियोजक का सिविल सर्जन को परीक्षा के लिए कोई वस्तु या पदार्थ भेजते हुए उससे सीधे पत्र व्यवहार करेगा। यानी कि जो लोक अभियोजक है वो अगर कोई सिविल सर्जन को कोई वस्तु पदार्थ भेजता है परीक्षा करने के लिए तो उससे वो स्वयं डायरेक्ट संपर्क करेगा, ना कि किसी पुलिस अधिकारी के माध्यम से, किसी के माध्यम से, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो किसी तरह का बात में कोई हेर फेर हो जाए। ठीक है, ये सावधानी का नियम है। पैरा 141। नेक्स्ट पैरा 144 आ गया। पैरा 144 क्या कहता है? चोट या शव परीक्षा की रिपोर्ट 3 प्रतियों में चिकित्सा अधिकारी तैयार करेगा। ठीक है, यानी कि पैरा 144 ये बताता है कि चोट की या शव परीक्षा की रिपोर्ट जो है वो चिकित्सा अधिकारी जो उस चोट की परीक्षा करता है या शव की परीक्षा करता है वो उसे कितनी प्रतियों में तैयार करेगा?
3 प्रतियों में तैयार करेगा। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, ये पैरा भी याद कर लें 144। नेक्स्ट आ गए अब हम पैरा 145 पे। शवों के ले जाने हेतु खोल और आहतों हेतु बंद स्ट्रेचर की व्यवस्था। यानी कि जो शवों को ले जाया जाएगा वो हमेशा बंद स्ट्रेचर में ले जाया जाएगा, यानी कि किसी बंद चीज़ में ले जाया जाएगा, चाहे वैन हो या कोई गाड़ी हो, या अब वो शव वाहन आजकल गवर्नमेंट में देखे जा रहे हैं, तो उनको किसी खुले उस पे ठेले पे या रिक्शे में इस तरह से नहीं लेके जाया जाएगा, बंद स्ट्रेचर की व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया है पैरा 145 में। वैसे पुलिस रेगुलेशन फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ें तो हमें पता लगता है कि किस तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए की गई है और कितनी जगहों पर पुलिस अगर लापरवाही करती है तो हम अच्छे से, अगर पढ़ा हुआ है हमने, तो हम उनको ये बात बता सकते हैं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि लॉ करने के बाद ही ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट पढ़ें। देश के हर सामान्य नागरिक को पुलिस रेगुलेशन के और पुलिस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि उनको पता लगे कि पुलिस के क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बाद में भूल जाते हैं, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए पैरा 146 पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें मेरी वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको बाद में किसी वक्त फ्री टाइम में आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवीजन का एक बहुत बड़ा महत्व है किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को समय समय पर रिवाइज़ करते हैं तो वो आपको अच्छे से लर्न हो जाती है, फिर उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और पैरा में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसलिए आपको इसको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। चलिए पैरा 146 की बात करते हैं। पैरा 146 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध चिकित्सा यह परीक्षण हेतु नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसकी चिकित्सीय परीक्षा की जाए तो उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं भेजना चाहिए। यदि स्त्री पुरुष चिकित्सा अधिकारी से परीक्षा लिए जाने से इनकार कर देती है, यानी कि यदि कोई स्त्री जो है वो किसी पुरुष चिकित्सा अधिकारी से परीक्षा लिए जाने से इनकार कर देती है तो स्थानीय डफरिन अस्पताल के लेडी डॉक्टर से परीक्षा करानी चाहिए। एक तो सबसे पहले इसमें 146 में ये बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति चिकित्सीय परीक्षा नहीं कराना चाहता तो ज़बरदस्ती नहीं भेजना चाहिए। अब मान लिए कोई महिला है, वो चिकित्सीय परीक्षा कराना चाहती है, लेकिन वो किसी पुरुष फ्रेंड्स वो किसी पुरुष चिकित्सा अधिकारी से नहीं कराना चाहती है तो उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल जो है वहाँ ले जाकर लेडी डॉक्टर से उसकी परीक्षा करानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर स्त्री इनकार करती है तो आप उसका ज़बरदस्ती किसी पुरुष डॉक्टर से परीक्षा नहीं करा सकते। नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है पैरा 147 का। क्या कहता है? लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया दी गई है पैरा 147 का में। स्पीकर या सभाध्यक्ष को गिरफ्तारी की सूचना दिया जाना। ठीक है, अध्याय 13 में बताया गया है ये। इसमें पैरा 147 में लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये जो है ये पैरा 147 में बताया गया है। और ये बताया गया है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो स्पीकर सभा अध्यक्ष को गिरफ्तारी की पहले सूचना हमें दी जाएगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है पैरा 169। लोक अभियोजक का कर्तव्य की संबंधित मजिस्ट्रेट की जानकारी में। ठीक है, सबसे पहली बात यह है पैरा 169 में लोक अभियोजक के कर्तव्य बताए गए हैं, इसलिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हो गया। हमें वैसे भी पता होना चाहिए, परीक्षा के लिए तो पता होना ही चाहिए। क्या लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि संबंधित मजिस्ट्रेट की जानकारी में उन समस्त मामलों को लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति 6 माह से अधिक अवधि तक मालखाने में पड़ी है। ठीक है, यानी कि कोई अदावा की संपत्ति है, बिलावारिस संपत्ति है जो 6 महीने से मालखाने में पड़ी है,
उन समस्त मामलों को लाए जिनमें विलंब से आदेश होने के कारण विनष्ट होने की स्वभाव वाली संपत्ति खराब हो रही है। यानी कि लोक अभियोजक का ये कर्तव्य है कि वह संबंधित मजिस्ट्रेट की जानकारी में ये बात लाए कि कौन सी दावाकृत संपत्ति है जो पिछले 6 महीने से मालखाने में पड़ी है, और उन मामलों को भी जल्दी से आदेश देने के अगर जल्दी से उनके मामले में कोई फैसला नहीं दिया गया तो वो इस नेचर की है कि वो ख़राब हो जाएंगी। उनकी जानकारी जो है वो लोक सेवक को, संबंधित मजिस्ट्रेट को की जानकारी में लाना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई इस तरह की संपत्ति है, कोई अनाज टाइप की कोई चीज़ है जो कुछ दिनों में सड़ गड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, या कोई और इस तरह की चीज़ है, तो ये सारी सूचना जो है वो लोक अभियोजक को चाहिए कि वो संबंधित मजिस्ट्रेट की जानकारी में लाए। ये बताया गया पैरा 169 में। अब हम आ गए हैं पैरा 170 पर। पैरा 170, लोक अभियोजक को मालखाने का मासिक निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, हर महीने निरीक्षण करना चाहिए मालखाने का। ठीक है, एक राजपत्रित अधिकारी को उसे त्रैमासिक निरीक्षण करना चाहिए और उसके लिए रखे गए रजिस्टरों को चेक करना चाहिए और हस्ताक्षर करना चाहिए। तो यानी कि पैरा 170 में भी लोक अभियोजक के जो कार्य है उसके बारे में बताया गया है कि उसे हर महीने मालखाने का निरीक्षण करना चाहिए और राजपत्रीय अधिकारी के बात की त्रैमासिक निरीक्षण करना चाहिए। जो राजपत्रीय अधिकारी है उसे 3 महीने में एक बार निरीक्षण करना चाहिए और रजिस्टरों को चेक करना चाहिए, हस्ताक्षर करने चाहिए। ठीक, अब हम आ गए पैरा 216 पे। पैरा 216 फरार या भगोड़ा अपराधी की परिभाषा बताता है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत हाजिरी के लिए उद्घोषणा जारी की गई है वो पैरा 216 में भगोड़ा बताया गया है। ठीक, धारा 82 में जिसको भगोड़ा बताया गया है, धारा 82 CRPC की धारा 82। ओके, याद रखनी है ये बात आपको। नेक्स्ट 217, पैरा 217 क्या कहता है? फरार अपराधी का वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण है? का वर्ग में सभी अपराधी जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व इतिहास संदेह की सभी संभावनाओं से परे प्रमाणित किए गए हैं। ठीक है, वर्ग का में वो आएंगे जिनके नाम, जाति, निवास सब जो है सब पता है। वर्ग खा में वो आएंगे, इनके अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों का समावेश होगा जिनके वास्तविक नाम, निवास तथा पूर्ववर्ती सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। मतलब जो डाउटफुल हैं, जिनके बारे में अभी ठीक से पता नहीं है कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, उनको जो है वर्ग खा में रखा जाएगा। वर्ग का में वो रखे जाएंगे जिनके बारे में सारी जानकारी है हमें। ये कहाँ बताया गया है? पैरा 217 में। फ्रेंड्स, आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे ना, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये सारे पैराज अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा वीडियो हमने यहाँ तक पैरा नंबर 217 तक पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसका फर्स्ट पार्ट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके वीडियो का लिंक खोल सकते हैं या मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद की पैराज की भी मैं वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ये एकदम फ्री है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।